कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस की पाठ्य पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 और अध्याय का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, रीजनल एस्पिरेशंस। तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अंतर्गत आज हम पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में जानेंगे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में भी हम उन मुद्दों के बारे में जानेंगे जिनसे आज पूर्वोत्तर भारत जूझ रहा है या जिनका वो सामना कर रहा है। लेकिन इससे पहले पूर्वोत्तर भारत का एक सामान्य सा ज्ञान ले लेना जरूरी है। तो अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में अगर हम सिक्किम को छोड़ दें, ये सिक्किम है, तो अगर हम सिक्किम को छोड़ दें तो पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य आते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको 7 बहनें भी कहा जाता है। तो वो 7 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और एक और राज्य है मेघालय। तो ये 7 राज्य और ये 7 राज्य आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको कई बार 7 बहनें भी कहते हैं। 7 बहनें क्यों कहते हैं ये एक अलग अध्ययन का विषय है, लेकिन एक सिंपल सा याद रखना जरूरी है कि इनको 7 बहनें कहते हैं। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी, और राहदारी को हम अंग्रेजी में कहेंगे कॉरिडोर, इस इलाके को शेष भारत से जोड़ता है। अगर आप ये देखें, ये पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल जो है यहां तक जाता है, तो ये एक 22 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है पतला सा, जिसके द्वारा जो इधर वाला भारत जो है वो इस पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में घुसने का और कोई रास्ता नहीं। इस क्षेत्र की अगर हम सीमाओं की बात करें तो इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह इलाका भारत के लिए एक तरफ से दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार है, यहां से हम दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये नक्शा अगर आप देख रहे हैं तो इसमें अगर हम देखें तो ये है, तो अगर ऊपर देखें तो भूटान है, सारा का सारा चीन से इसकी सीमा लगती है, और इधर म्यांमार या जिसको बर्मा कहते हैं उससे सीमा लगती है, और अगर इधर देखें तो बांग्लादेश से इस पूर्वोत्तर भारत की सीमा लगती है। ये प्रवेश द्वार है वास्तव में भारत के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवेश करने का, इसलिए हम इसको दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। 1947 के बाद से इस इलाके में अनेक बदलाव आए, जैसे त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासतें होती थी। तो बंटवारे से पहले का आप ये भारत का नक्शा देख रहे हैं, यानी कि 1947 से पहले का, और तब सारा का सारा भारत इसमें अगर आप देख रहे हैं दिख रहा है। तो ये जो है ये अब वर्तमान समय में बांग्लादेश बन चुका है, ये वाला इलाका। अगर इस बांग्लादेश को छोड़ दें तो यहां पर ये 3 रियासतें हुआ करती थी, एक त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है, और ये मणिपुर है, और ये मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये अलग अलग उस समय रियासतें होती थी, लेकिन आजादी के बाद इन रियासतों को भारत में मिला लिया गया। इसके अलावा पूर्वोत्तर के पूरे इलाके का बड़े पैमाने पर राजनीतिक पुनर्गठन भी किया गया है। राजनीतिक पुनर्गठन का मतलब यह है कि पूर्वोत्तर में अलग अलग समय पर अलग अलग राज्य बनाए गए हैं। जैसे नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया, 1963 में राज्य बनाया गया। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय
1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये भारत का नक्शा अगर आप देखें, 1951 में ऐसा था, 53 में कुछ और राज्य जुड़ गए, इसमें 54 में कुछ और राज्य जुड़ गए, यहां भी नहीं राज्य बने हैं अगर आप देख रहे हैं ध्यान से। 60 में आए तो 60 में भी कोई राज्य नहीं बना है, 61 में भी नहीं बना है। ये पूर्वोत्तर में देख रहे हैं एक नया राज्य जुड़ गया है 1963 में, फिर 1966 में भी कुछ राज्य बने, 1972 में ये देखो पूरा का पूरा, अगर आप पूर्वी भारत देख रहे हैं तो पूरा का पूरा नक्शा उसका बदल जाता है। तो 2000 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उसके बाद 2014 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भागों से अलग थलग पड़ गए, सिर्फ क्योंकि बांग्लादेश, वर्तमान समय में उसको बांग्लादेश कहते हैं, उस समय उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो ये जो है एक अलग देश उस समय बना दिया गया था। तो अलग देश बन जाने का परिणाम क्या हुआ कि इस इलाके में प्रवेश करने का हमारे पास ये 22 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर ही बचा। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि ये वाला इलाका जिसको हम पूर्वोत्तर भारत कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, ये शेष भारत से क्योंकि इतना छोटा सा रास्ता बच जाने के कारण तो इससे ये अलग थलग पड़ गया। अलग थलग पड़ जाने का परिणाम यह हुआ कि इस इलाके के विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका, इसकी अनदेखी की इलाके के कारण। तो इलाके की अनदेखी हुई और जिससे कारण इसके विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। यहां की राजनीति भी अपने ही दायरे में सिमट कर रह गई। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों और पड़ोसी देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण इस इलाके की जनसंख्या की संरचना में भी बड़ा भारी बदलाव आया। दूसरे राज्यों से लोग आकर यहां बसे और इसके जो पास वाले देश थे, जो पड़ोसी इससे देश लगते थे, चाहे बर्मा था, फिर बांग्लादेश देश था, बहुत सारे चाहे मुस्लिम थे या बहुत सारे जो लोग थे वो यहां पर आए, जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो इलाका था, जो 7 राज्य थे, तो उनकी जनसंख्या की संरचना में एक बड़ा भारी बदलाव आया। तो अतः भारत के शेष भागों से पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना, इस इलाके की सामाजिक संरचना का जटिल होना, अलग अलग जनजातियां इस इलाके में रहती हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलती हैं, तो उनकी सबकी जो सामाजिक संरचना है वो अलग अलग है, जटिल है, और देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस क्षेत्र का विकास न होना। 3 बातें रही हैं, भारत के शेष भागों से पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना और इस इलाके की सामाजिक संरचना का जटिल होना तथा देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस क्षेत्र का विकास न होना जैसी कई बातों ने पूर्वोत्तर के राज्यों में एक बड़ी अजीब किस्म की मांगे खड़ी की हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में 3 मुख्य मुद्दे हावी रहे हैं। उसमें पहला है स्वायत्तता की मांग, दूसरा है अलगाववादी आंदोलन और तीसरा है पूर्वोत्तर के लोगों द्वारा बाहरी लोगों का विरोध। तो ये 3 जो मुद्दे हैं, स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन और पूर्वोत्तर के लोगों द्वारा बाहरी, जो बाहर के लोग आकर वहां बसे हैं, उनका विरोध करना, ये 3 मुद्दे पूर्वोत्तर में हावी रहे हैं। एक एक करके इनका वर्णन करेंगे। उसमें पहला आता है हमारे पास स्वायत्तता की मांग। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि स्वायत्तता क्या है, व्हाट इज ऑटोनॉमी, किसको कहेंगे आप स्वायत्तता। तो जब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने बारे में अपने आप फैसला लेने का अधिकार चाहें तो इसे स्वायत्तता कहते हैं। जब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने बारे में अपने आप फैसला लेने का अधिकार चाहें तो इसे स्वायत्तता कहते हैं। जब लोग कहें कि हम अपना फैसला अपने आप लेंगे तो इसका मतलब है कि वो स्वायत्त रहना चाहते हैं। तो आजादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर, अगर हम 2 इनको छोड़ दें, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें, तो मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूर्वोत्तर का पूरा इलाका, असम, उस समय इसको पूरा का पूरा अगर आप देख रहे हैं तो ये सारा का सारा असम कहलाता था, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर। ये खासी पहाड़ियां थी, ये भी एक रियासत होती थी, तो ये सारा का सारा इलाका असम कहलाता था। तब इसमें ये 7 राज्य नहीं थी, लेकिन यहां की जो सामाजिक संरचना है वो अलग अलग थी।
यहां अलग अलग जनजातियां रहती थी। पूर्वोत्तर की खास विशेषता यह है कि यहां अलग अलग जनजातियां हैं, कोई बोडो है, कर्बी है, दिमसा है, अलग अलग जनजातियों के लोग रहते हैं और जो अपनी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो क्योंकि अलग अलग जनजातियां हैं और अलग अलग ही भाषाएं बोलते हैं, तो जब गैर असमी पूरा इलाका असम तो कहलाता था, लेकिन उसमें जनजातियां अलग अलग रहती थी, जो भाषाएं भी अलग अलग बोलती थी। तो जब गैर असमी लोगों को लगा कि असम की सरकार उन पर असमी भाषा थोप रही है, क्योंकि भाषाएं सबकी अलग अलग थी, लेकिन जब असम की सरकार ने उन पर असमी भाषा थोपना चाहा, तो उनको लगा कि उन पर असमी भाषा थोपी जा रही है, तो इस इलाके में स्वायत्तता की मांग उठ खड़ी हुई। पूरे राज्य में असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। जो बड़ी बड़ी जनजातियां थी, उनके नेताओं ने असम से अलग होने की मांग की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन पर असमी भाषा थोपी जाए। तो उन्होंने मांग की कि भाई वो असमी भाषा उन पर नहीं थोपी जाए, वो असम से अलग होना चाहते हैं। इन लोगों ने अपनी मांग को मनवाने के लिए ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन नाम से एक संगठन बनाया। ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया। 1960 में यह संगठन ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में बदल गया। ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में बदल गया। इन नेताओं की मांग थी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए, क्योंकि असम की सरकार उन पर असमी भाषा थोप रही है, इसलिए असम में जितनी भी जनजातियां रहती है उनको अलग करके उनका एक अलग जनजातीय राज्य बना दिया जाए। तो उनकी इस मांग को मानते हुए केंद्र सरकार ने अलग अलग समय पर अलग अलग जनजातीय राज्य की जगह या एक, जो वो कहते थे कि सभी जनजातियों का एक अलग से राज्य बना दिया जाए, तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि एक जनजातीय राज्य ना बनाकर उसकी जगह असम को काटकर कई जनजातीय राज्य बनाए। जैसे मेघालय बनाया गया असम में से ही, मिजोरम अलग से राज्य बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया आदि। इसके अलावा त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था, यानी कि ज्यादातर जो है पूर्वोत्तर में से राज्य या असम को काटकर राज्य बनाए जा चुके थे, जिसकी जानकारी हमने आपको पीछे दे दी है। लेकिन फिर भी स्वायत्तता की मांग खत्म नहीं हुई। उदाहरण के लिए असम के बोडो, कर्बी और दिमसा जैसे समुदायों ने अपने लिए अलग राज्य बनाने की मांग की। अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए इन लोगों ने आंदोलन भी चलाए तथा विद्रोही कार्यवाहियां भी की। लेकिन हर समुदाय के लिए छोटे छोटे राज्य बनाना संभव नहीं होता है, ये सरकार भी जानती है। इसलिए संघीय व्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके इनकी स्वायत्तता की मांग को पूरा करने के लिए इन्हें असम में ही रखने की कोशिश की गई। जैसे क्या किया गया, तरीका अपनाया गया कि कर्बी और दिमसा समुदायों को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई, कि जहां जहां पर इन जनजातियों के लोग रहते हैं, कर्बी और दिमसा जनजातियों के, तो वो उन जिलों में ही उनको स्वायत्तता प्रदान की गई, या ताकि वो अपने बारे में अपने आप निर्णय ले सके। जबकि बोडो, क्योंकि बोडो जनजाति के लोग असम में ज्यादा रहते हैं, तो बोडो जनजाति को स्वायत्तता परिषद का दर्जा दिया गया, तो उनको ज्यादा है तो उनको एक अलग से परिषद उनकी बनाई गई और उनकी स्वायत्तता की मांग को पूरा करने की कोशिश की गई। एक और मुद्दा जो पूर्वोत्तर भारत में छाया रहता है वो है अलगाववादी आंदोलन। स्वायत्तता की मांग से निपटना तो आसान होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत लोग अपने बारे में अपने आप निर्णय लेने का अधिकार चाहते। स्वायत्तता यही है कि लोग अपने बारे में अपने आप निर्णय लेने का अधिकार चाहते हैं, और वो उनको दी भी जा सकती है, क्योंकि संविधान में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जहां पर व्यक्ति को अपने बारे में निर्णय ले, किसी क्षेत्र के लोगों को अपने बारे में अपने आप निर्णय लेने का अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने जब भारत से अलग होकर अपने लिए अलग देश बनाने की मांग की, तो इस मांग को पूरा करना मुश्किल हो गया। और ऐसी मांग जो है, पूर्वोत्तर के दो राज्यों ने लंबे समय तक अलगाववादी मांग की है, और ये दो राज्य जो रहे हैं वो एक मिजोरम है
और एक नागालैंड है। तो पहले मिजोरम का मुद्दा जान लेते हैं कि मिजोरम ने क्यों भारत से अलग होने की मांग की, क्यों लंबे समय तक इस राज्य के लोगों ने भारत से अलग होने की मांग को लेकर आंदोलन चलाया। मिजोरम को अगर हम देखें तो मिजोरम भारत के पूर्वोत्तर भारत के नक्शे पर जहां पर आता है तो ये मिजोरम है। तो आजादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र असम के अंदर ही एक स्वायत्त जिला बना दिया गया था। तो ये क्योंकि हम पीछे कर चुके हैं कि पूरा अगर हम मणिपुर छोड़ दें और त्रिपुरा छोड़ दें तो ये पूरा का पूरा इलाका असम कहलाता था। तो इस असम में ही जो मिजोरम था वो वास्तव में एक मिजो पर्वतीय क्षेत्र था और उसे असम के अंदर ही एक स्वायत्त जिला बना दिया गया था। लेकिन कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे हैं, क्योंकि उस समय पूरा भारत ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आता था। लेकिन मिजो लोगों का यह मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत नहीं रहे हैं। तो जब वे ब्रिटिश इंडिया के अधीन नहीं या उनके अंग नहीं थे तो इसलिए वे भारत से भी उनका कोई रिश्ता नहीं बनता है, क्योंकि जब पूरा भारत ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आता था, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आता था, तब भी मिजो लोग जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं थे। इसलिए उनका यह कहना था कि भारत से भी उनका कोई रिश्ता नहीं है। 1959 में 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण फसल नहीं हुई। तो इस स्थिति को जो है हम अकाल की संज्ञा देते हैं। असम की सरकार, क्योंकि उस समय ये असम के अंदर ही एक स्वायत्त जिला होता था, तो असम की सरकार इस अकाल से निपटने के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं कर पाई और उचित प्रबंध न कर सकने के कारण मिजो लोगों में अलगाववाद की भावना पैदा हो गई। क्योंकि जब लोगों को लगता है कि सरकार ने उनको उनकी भलाई की तरफ या उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो ऐसी सरकार में रहना पसंद नहीं करते, इसलिए उनमें अलगाववाद की भावना पैदा हुई। उन्होंने गुस्से में आकर लाल डेंगा, नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आमतौर पर आ जाता है, लाल डेंगा या मिजो नेशनल फ्रंट। तो मिजोरम के लोगों ने या मिजो पर्वतीय इलाके के लोगों ने, उनका नेता पैदा हुआ लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बना लिया। 1966 में 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आजादी की मांग करते हुए या भारत से अलग होने की मांग करते हुए सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया, हथियार उठा लिए। इसके लिए मिजो नेशनल फ्रंट ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। उसे पाकिस्तान की सरकार ने भी समर्थन दिया और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आजकल हम बांग्लादेश कहते हैं, तो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए, वहां से अपनी गतिविधियों को चलाना शुरू किया। भारतीय सेना को इस विद्रोह को दबाने के लिए जवाबी कार्यवाही करनी पड़ी। भारतीय सेना, क्योंकि जब भी भारत के किसी इलाके में विद्रोह होता है तो सेना को भेजा जाता है, तो भारतीय सेना को इस विद्रोह को दबाने के लिए जवाबी कार्यवाही करनी पड़ी। तो जब जवाबी सेना की कार्रवाई हुई तो इसमें आम जनता को भी कष्ट उठाने पड़े। कई बार तो वायुसेना तक का इस्तेमाल किया गया। सेना के इन कदमों से स्थानीय लोगों में और ज्यादा गुस्सा पैदा हुआ और अलगाववाद की भावना, क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर समुदाय पर प्रयोग करते हैं बल का, तो वो और ज्यादा गुस्सा होता है। तो इससे मिजो जो उन्होंने बना, जो मिजोरम के जो लोग थे उनमें गुस्सा पैदा हुआ और अलगाववाद की भावना उनमें और ज्यादा तेज हुई। 2 दशकों तक चली इस लड़ाई में हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी। बाद में इस हानि को देखते हुए दोनों पक्ष, चाहे वो मिजो नेशनल फ्रंट था या फिर भारत सरकार थी, तो इस हानि को देखते हुए दोनों पक्षों ने समझदारी से काम लिया। पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे लाल डेंगा भारत आ गए और उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू की। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस बातचीत को एक सकारात्मक समाधान तक पहुंचाया। राजीव गांधी की एक खास बात यह थी
कि जब भी वे जो ये अलगाववादी तत्व थे उनसे बातचीत करते थे तो जहां तक जो विरोधी पक्ष था, जहां तक अपनी मांगों को रखता था, वे वहीं तक सहमत हो जाते थे ताकि किसी ना किसी तरह से देश में आंतरिक शांति व्यवस्था को बनाया जा सके। तो जब लाल डेंगा से बातचीत हुई तो उस समय जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उस बातचीत को सकारात्मक समाधान तक पहुंचाया। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और उसे कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए, राज्य भी बनाया गया और साथ में जो भी उन्होंने डिमांड की लाल डेंगा ने, तो वो उनको विशेष अधिकार भी उनके राज्य को दे दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट भी अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया। उसके बाद जब समझौता हो गया तो जो मिजो नेशनल फ्रंट था उसने भी अलगाववादी जो अपनी मांग थी, भारत से अलग होने की जो मांग वो कर रहा था, उस मांग को उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद लाल डेंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसने कला, साहित्य तथा विकास की दिशा में काफी अच्छी प्रगति की। एक और राज्य जो है अलगाववादी मांग करता रहा है और वो है नागालैंड। तो नागालैंड की कहानी भी जान लेना जरूरी है। तो अगर हम भारत के नक्शे पर देखें तो जो नागालैंड है वो वास्तव में पूर्वोत्तर भारत में यहां पर दिखाया गया, जिसकी राजधानी कोहिमा है। तो नागालैंड की कहानी भी मिजोरम की तरह ही है, लेकिन नागालैंड का अलगाववादी आंदोलन काफी ज्यादा पुराना है। तो ये मिजोरम से भी ज्यादा पुराना है और मिजोरम की तरह अभी तक इसका कोई अच्छा समाधान भी नहीं निकल पाया है। मिजोरम वाले का समाधान निकल गया है। वहां के जो नेता थे लाल डेंगा, उन्होंने भारत सरकार के साथ समझौता कर लिया, लेकिन नागालैंड की जो प्रॉब्लम है उसका आज तक समाधान नहीं निकल पाया है। 1951 में अंगमी जापू फिजो, ये नेता है वहां के, अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा लोगों के एक समूह ने अपने आप को भारत से आजाद घोषित कर दिया। भारत सरकार ने फिजो को बातचीत के लिए कई बार प्रस्ताव भेजे, लेकिन उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। इसके कारण हिंसक विद्रोह का एक लंबा दौर नागालैंड में चला, क्योंकि बातचीत करने का निमंत्रण दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, लेकिन फिजो ने उस बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके कारण अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने हिंसक रास्ता अपनाया। इस हिंसक विद्रोह के बाद नागा लोगों के एक तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन अभी भी अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना है। इसलिए नागालैंड की जो समस्या का समाधान होना अभी भी बाकी है, वो समस्या अभी भी ज्यों की त्यों बनी है। अभी भी कुछ लोग जो हैं वो फिजो के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं, जिसके कारण नागालैंड आज भी हम कह सकते हैं अस्थिर राज्य बना हुआ है।